चलिए जरा कल्पना करते हैं एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही उन्नत थी, लेकिन फिर वो पूरी तरह से गायब हो गई। अपने पीछे छोड़ गई बस खामोश शहर और एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से चकित करता रहा है। मतलब एक इतना एडवांस्ड समाज जिसके पास इतने बढ़िया तरीके से प्लान किए गए शहर थे, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था और इंटरनेशनल ट्रेड के नेटवर्क्स थे, वो इतिहास से ऐसे कैसे मिट सकता है? आइए इस पुरातात्विक रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं समय में पीछे, बहुत पीछे, लगभग 5000 साल पहले। जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, तब भारत में एक और महान सभ्यता फल फूल रही थी। लेकिन फिर ये हजारों सालों के लिए जैसे इतिहास से गुम हो गई, जब तक कि 19वीं सदी में ब्रिटिश इंजीनियर रेलवे लाइन बिछाते हुए इसके खंडरों से नहीं टकराए। और फिर 1921 में जाकर इसकी कहानी दुनिया के सामने आनी शुरू हुई। तो चलिए शुरू करते हैं और इस भूली बिसरी दुनिया के पहले सुरागों को खोजते हैं। तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी ने जिस पहले स्थल की खोज की थी वो हड़प्पा ही था। ये महान सिंधु नदी के किनारे फली फूली और इसका सबसे मशहूर शहर मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। नाम सुनकर ही थोड़ा रहस्यमयी लगता है ना? क्या ये नाम हमें उनके अंत के बारे में कोई इशारा दे रहा है? लेकिन नाम और जगहों से भी ज्यादा जो चीज पुरातत्वविदों को हैरान करती है, वो है इनकी अविश्वसनीय शहरी योजना। ये हमें उनके समाज के बारे में एक सीधी झलक देती है कि वो कितने ज्यादा संगठित थे। और इसकी शुरुआत होती है उनके शहरों की सबसे बुनियादी चीज से, ईंटों से। देखिए, ये कोई मामूली ईंटें नहीं थीं, ये सभी पकी हुई थीं और सबका एक स्टैंडर्ड साइज था, 1:2:4 के अनुपात में। जरा सोच कर देखिए, आज भी पूरे देश में एक ही आकार की ईंटें बनाना कितना मुश्किल होगा, और वो लोग ये काम 4500 साल पहले कर रहे थे। ये किस लेवल के संगठन और नियंत्रण का सबूत है? ये शहर बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे। जरा मन में एक तस्वीर बनाइए, चौड़ी सीधी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और हर घर से ढकी हुई नालियां जुड़ी हैं। अरे ये व्यवस्था तो आज के कई मॉडर्न शहरों से भी बेहतर है। घरों में अपने बाथरूम और कुएं होते थे, जो बताता है कि वो सफाई को कितना महत्व देते थे। शहरों को भी बड़े सोच समझकर दो हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊपरी हिस्सा जिसे दुर्ग कहते थे, जो शायद प्रशासनिक या धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल होता था, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। अब ये बंटवारा उनके समाज के बारे में क्या बताता है? क्या समाज में कोई ऊंच नीच थी या ये सिर्फ एक बहुत ही कुशल प्लानिंग का नतीजा था? तो शहर तो कमाल के थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी सभ्यता की तरह इनकी सफलता भी कुछ मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। सबसे पहले तो कृषि। इनकी जमीन सोना उगलती थी। गेहूं और कपास इनकी मुख्य फसलें थीं। फिर इनके कारीगर बहुत हुनरमंद थे। ये कान से पत्थर और मोतियों से खूबसूरत चीजें बनाते थे। और आखिर में ये दुनिया से जुड़े हुए थे। एक विकसित व्यापार प्रणाली के जरिए इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। और अगर किसी को भी उनके व्यापार के स्केल पर जरा सा भी शक हो, तो बस लोथल में मिली इस एक चीज को देख लीजिए, एक विशाल डॉकयार्ड। ये जहाजों के लिए एक बंदरगाह था, जो उनकी समुद्री ताकत का एक ठोस सबूत है। चलिए अब बात करते हैं उनके कल्चर और विश्वास की। और यहीं से सच कहूं तो रहस्य और भी गहरा हो जाता है, खासकर उनकी उस कहानी की वजह से जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ऐसा लगता है कि वे एक मातृ देवी की पूजा करते थे और प्रकृति और पशुओं की पूजा भी करते थे। मोहरों पर हमें पशुपति जैसे धार्मिक चिन्ह मिलते हैं, लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली बात सामने आती है। मिस्र, मेसोपोटामिया या किसी भी दूसरी प्राचीन सभ्यता के बिल्कुल उलट सिंधु घाटी में एक भी मंदिर नहीं मिला है, एक भी नहीं। तो फिर ये पूजा कहाँ करते थे? कैसा था इनका धर्म? ये लोग कला में भी असाधारण रूप से कुशल थे। मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की कान से मूर्ति उनकी कला का एक बेजोड़ नमूना है। उन्होंने खूबसूरत शहर बनाए, शानदार कलाकृतियां गढ़ीं। सब ठीक है, लेकिन उनके लफ्ज, उनके शब्द, उनका क्या?
वे क्या सोचते थे? और यहीं पर आके कहानी एक दीवार से टकरा जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य, इनकी जो लिपि थी वो आज तक अज्ञात है। उसे कोई पढ़ नहीं पाया। मतलब हम उनकी लिपि के बारे में कुछ कुछ जानते हैं, जैसे ये कि ये एक चित्रात्मक लिपि है जिसमें 400 से ज़्यादा अनोखे चिन्ह हैं। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इन चिन्हों का मतलब क्या है। हमारे पास उनके शब्द तो हैं, लेकिन हम उन्हें सुन नहीं सकते। ये एक ऐसी भाषा है जिसकी आवाज़ हमेशा के लिए खो चुकी है। और यही हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। आखिर इतनी महान सभ्यता गई कहाँ? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। विशेषज्ञ कई अलग अलग वजहें बताते हैं। कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज, कुछ कहते हैं विनाशकारी बाढ़, और ये भी हो सकता है कि नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया हो। व्यापार में गिरावट और भूकंप भी वजह हो सकती हैं। सच्चाई शायद इन सब का एक मिला-जुला रूप है। तो हुआ ये कि करीब 1900 ईसा पूर्व वो शानदार शहर वीरान हो गए। वहां की गलियों में खामोशी छा गई। लोगों ने वो जगहें छोड़ दी, व्यापार रुक गया और उनकी अनोखी लिपि वो वक्त की धूल में कहीं खो गई। एक उन्नत शहरी संस्कृति धीरे धीरे ग्रामीण जीवन में बदल गई। एक पुरातत्वविद ने इस द्विविधा को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हमारे पास एक अत्यधिक उन्नत साक्षर सभ्यता है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो क्या कह रहे थे। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो आज भी हमें परेशान करता है। हम उनके घरों में तो झांक सकते हैं, पर उनके दिमाग में नहीं। और यही सवाल हमें अंत में छोड़ जाता है। उनके शब्दों के बिना क्या हम कभी उनकी कहानी को पूरी तरह से जान पाएंगे? ये एक ऐसा रहस्य है जो सिंधु घाटी को इतिहास की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक बनाता है। एक पहेली जो आज भी अपने जवाबों का इंतजार कर रही है।